उचिष्ट जागृत प्राप्त बरा निबोधत, अर्थात उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि सफलता प्राप्त न हो। यह ऐसा प्रेरक लाइन है जिससे ना सिर्फ युवा बल्कि समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है और सही भी है। उठो, जागो और प्रयास करो, तभी जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी के अनेक ऐसे विचार आज हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इस विषय पर आज चर्चा भी करेंगे और हमारे स्टूडियो हमारे दो गेस्ट भी हैं, उनका भी परिचय देंगे। किंतु पहले देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर एक झलक। यहां पर स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। वे अद्वितीय विचारक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत को विश्व स्तर पर फैलाने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ में गुरु रामकृष्ण के आध्यात्मिक दावों के प्रति संदेह में थे, लेकिन जैसे जैसे उनका संबंध गहरा हुआ, उन्होंने गुरु की दिव्य बुद्धिमत्ता और भावनात्मक गहराई को पहचाना। गुरु रामकृष्ण की शिक्षाएं सभी धर्मों की एकता, व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव के महत्व पर जोर देती थी, जिसने स्वामी विवेकानंद को एक नई राह दी। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में उन्होंने प्रवेश लिया। 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी पहली मुलाकात हुई। 1887 में बारानगर मठ में औपचारिक रूप से उन्होंने संन्यास लिया। 1890 से 93 के बीच उन्होंने भारत भर में एक भिक्षु के रूप में व्यापक यात्राएं की। 1892 में कन्याकुमारी दक्षिण भारत का दौरा किया। 1893 में शिकागो में धर्म महासभा में उन्होंने भाषण दिया। 1894 में नवंबर में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1898 के 9 दिसंबर को बेलूर मठ का उद्घाटन हुआ। 1900 में सैन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते समय महासमाधि प्राप्त की, जो ध्यान और शांति का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की थी और ये पहली बार 1985 में मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के योगदान को मान्यता देना, जो युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये दिन हमें ये समझने में मदद करता है कि युवा वर्ग राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए इस वर्ग का सशक्त होना आवश्यक है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, उनका परिचय कराते हैं। आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के स्वयं सेवक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग जी। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं योगदास सत्संग महाविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सबसे पहले चिराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं स्वामी जी की जो किसी भी युवा को, न सिर्फ युवा को बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है? स्वामी विवेकानंद का जो मुख्य उनके विचारों में एक झलकता है कि उन्होंने जो भी विचार बताए, जो भी भाषण बताए, वो सकारात्मक बताए, कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं हुआ। जो भी उनमें दिखता है वो सकारात्मक दिखता है जी। दूसरा, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने जो विचार बताए, उसमें युवा को लगता है कि हाँ, ये तो मेरी बात हो रही है, ये मूल्य तो मुझे भी विकसन करना पड़ेगा, मेरे स्वयं के विकास के लिए भी और समाज के विकास के लिए ही। तीसरा, स्वामी विवेकानंद ने जो विचार एवं उनका जो व्यक्तित्व था वो त्यागमय रहा, और वो स्वयं के व्यक्तित्व विकास करने के लिए नहीं, परंतु ये पूरे भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए उनका पूरा जीवन एवं विचार उन्होंने प्रेरणा दिए। इसलिए ये विषय हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनके विचारों से तो आज भी हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मृत्युंजय जी, आपसे कुछ हम बात ऐसे, मतलब चाहेंगे दर्शक भी इस विषय को जाने, चूँकि आप इतिहास के शिक्षक भी हैं, कि स्वामी विवेकानंद जी का मेकिंग, मतलब कैसे एक व्यक्ति का निर्माण हुआ जिसने बहुत ही अल्प आयु में ना सिर्फ भारत बल्कि पश्चिम सभ्यता, जब चूंकि ये तो जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब की मनोदशा की बात है,
वहां पर उन्होंने पश्चिम में अपने शिष्य, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो पैदा हो गए। आखिर एक नरेंद्र नाथ जी का स्वामी विवेकानंद में जो परिवर्तन हुआ, तो कौन कौन से ऐसे कारक थे, जरा आप उसको बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, स्वामी जी का जितना भी विचार था उसकी शुरुआत बचपन से ही। वो कभी भी किसी बात को, कभी उन्होंने अगर किसी ने कह दिया कि इसको मानना है, तो क्यों, ये मूल प्रश्न था जो उनके जीवन में हमेशा रहा कि क्यों मानना है। जब बहुत छोटे थे, एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जाति व्यवस्था के लेके उनके पिताजी वकील थे, बड़े बड़े वकील थे। उनके कचहरी में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग हुक्का रखा होता था। अच्छा। तो वो एक दिन बैठ के सारे हुक्कों को बारी बारी से चख रहे थे और देख रहे थे कि किस जाति में कैसा स्वाद आता है। तो ये उनकी उत्सुकता थी, लेकिन उसमें उनके माता पिता का क्या योगदान है कि उनके पिताजी ने ये देखा, उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह से नाराजगी नहीं जताई। वो सिर्फ हंस के चल दिए कि ठीक है, तुम देखो। उनके यहाँ पिताजी के पास शाम में लोग, बड़े बड़े विद्वान जो होते थे, आते थे, मीमांसा होता था, बहुत सारी बातें होती थी। वहाँ पे भी वो नरेंद्र नाथ को बुलाते थे और वो अपनी बात निर्भीकता पूर्वक रखते थे। तो ये जो बातों को निर्भीकता पूर्वक रखना है, सीखने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, आपको जान के आश्चर्य होगा। हम लोग सामान्य तौर पे एक बार डिग्री पा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मान लेते हैं कि अब हम विज्ञानी हो गए। जब नरेंद्र नाथ को, जब वो स्वामी बने और जब उनको ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, उसके बाद भी उन्होंने ज्ञान का अपना जो अध्ययन करने की वृत्ति थी वो कभी नहीं छोड़ी जी। वो जब वो पूरे भारत में घूम रहे थे तो गुजरात गए, जहाँ भी उनको कोई गुरु मिला जो कुछ पढ़ा सकता था, वो हमेशा उसकी तरफ आकर्षित हुए और हमेशा उनसे पढ़ने का शिक्षा लिए। पाणिनि का अध्याय भी उन्होंने खेतरी में पढ़ा था। उसी तरह से बाकी जगह भी गए, वो हर जगह संस्कृत के स्रोत को पढ़ते रहे और उन्होंने अध्ययन कभी नहीं छोड़ा। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात रखी है कि सीखने की ललक और एक ऐसा वातावरण, जबकि हम जानते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, तो उतना खुला वातावरण तो जैसे आज भारत देश में उस तरह से तो है नहीं, लेकिन उस वातावरण में भी उनको उस तरफ बढ़ना था, तो ये ललक उनमें बचपन से ही थी। चिराग जी, इसी विषय पर एक जैसे बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आप किस प्रकार से युवाओं में फैलाते हैं ताकि वो एक विकसित भारत के लिए संकल्पित होकर काम कर सकें। स्वामी विवेकानंद के जो ध्यान के दिन थे, यानी 25, 26 और 27 दिसंबर 1800 के साल में उन्होंने जो 3 दिवसीय ध्यान किया था, तब से उनकी जन्मतिथि। इस 19 दिवसीय पीरियड को हम विवेकानंद केंद्र के द्वारा समर्थ भारत पर्व मनाते हैं। अच्छा। हम इसको बताते हैं कि भारत के युवा हैं वो समर्थवान बनेंगे, सशक्त बनेंगे, तो भारत अपने आप समर्थवान बनना होगा और उसी क्रम में वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम स्थान स्थान पे ये 19 दिन के विशेष एक अवसर पर युवाओं के स्थान स्थान पे हम लीडरशिप डेवलपमेंट कैंपेन करवाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कंपटीशन से निश्चित रूप से युवा पंजीकरण करवाते हैं। उनका वन डे वर्कशॉप होता है और उसमें वो अलग अलग विचार, जिसके केंद्र बिंदु में स्वामी विवेकानंद, व्यक्तित्व विकास और भारत के लिए स्वयं को कैसे जागृत कर सके, क्योंकि पहले तो विचार से वो जब जागृत हो गए तभी स्वामी विवेकानंद ऐसा बोलते थे कि 3H फॉर्मूला होता है युवाओं को जागृत करने का। बिल्कुल। तो वो उसमें से 3H मीन्स एक H फॉर हार्ट, H फॉर हैंड, H फॉर हेड। और वो बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर जो आज के युवा आगे तो बढ़ जाते हैं, विचार तो आ जाते हैं, परंतु विचार छूटते चले जाते हैं। हाँ। जब तक वो वातावरण में है तब तक। तो जब अपने हृदय से वो जानना चाहेगा कि हाँ भारत में क्या क्या था और भारत के लिए काम करना चाहेगा, ये विचार अपने हृदय से स्पंदनित होते हुए वो आगे तो बढ़ जाएगा, परंतु वो योजना बनाकर काम कर सकता है क्या, योजना बनाकर समाज के बीच में लेके जा सकता है क्या, कि हाँ भारत का कार्य होना चाहिए। इसके लिए हेड, और तीसरा हैंड, कि हाँ योजना भी बना ली है, मुझे भारत के लिए काम करना है, ये भी मन बना लिया है, परंतु अपने हाथ को मनोबल के साथ में लोगों को लेते हुए जुटा करके संगठन से काम करना। इसके लिए हम जैसा मैंने बताया कि लीडरशिप डेवलपमेंट कैंपेन और नियमित रूप से हम स्वाध्याय वर्ग चलाते हैं युवाओं का। ये तो बहुत बढ़िया। स्वामी जी के वक्त का भारत और
वर्तमान का भारत या विश्व भी कहें पूरी तरह से बदल चुका है। आज डिजिटलाइजेशन होने के कारण एक ऐसी आईटी क्रांति है, अब एआई की बात करते हैं, मतलब कंप्यूटर ने लगभग हमारे जीवन के हर पहलू को छू दिया है। ऐसे में युवा बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी तो सीख ले रहे हैं, लेकिन विचार पुष्ट नहीं होने से कहीं न कहीं वो खाली रह जा रहे हैं। तो स्वामी जी की बातें आज के इस डिजिटल युग में कैसे प्रासंगिक है डॉक्टर साहब? जैसे जब स्वामी जी पश्चिम जा रहे थे तो उनसे बहुत लोगों ने कहा, या पश्चिम पहुंचने के बाद भी लोगों ने कहा कि हम तो इतने विकसित हैं, पश्चिम इतना विकसित है, पश्चिम में सांसारिकता है, भौतिकता है, उसी फिर हम यहाँ से भारत उनको क्या दे सकता है? बिल्कुल। वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमको अमेरिका जाना है और अमेरिका से कुछ लेके आना है, कुछ लेना है तो कुछ देना भी है। तो उनके दिमाग में एकदम क्लियर कट था कि हमको भारतीय परंपरा, भारतीय मूल्य जो हैं, जो भारतीय सनातन धर्म है, जो आध्यात्मिकता है, वो हम पश्चिम को देंगे और उनसे उनका ज्ञान और तकनीक लेंगे। वो चीज़ जितना प्रासंगिक उस समय था उतना ही आज भी है, क्योंकि तकनीक हमको एक मशीन के रूप में डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। जबकि स्वामी जी का लक्ष्य मशीन का डेवलपमेंट नहीं था, वो देश का विकास का मतलब समझते थे कि मनुष्य का विकास हो, और मनुष्य तभी बनेगा जब उसमें भावना होगी, बिल्कुल, जब वो अपने जड़ को जानेगा, जब वो अपने संस्कृतियों को जानेगा। अंधानुकरण करके हम अंग्रेज बन सकते हैं कि नकली अंग्रेज बन जाएं, लेकिन हम वास्तविक मनुष्य नहीं बन सकते। यहीं पे स्वामी जी की विचारों का सबसे बड़ा प्रासंगिकता है। मतलब कि टेक्नोलॉजी आप जरूर सीखें, जरूर सीखें, लेकिन विचार को भी, विचार को साथ में रखें, मतलब दोनों की वृद्धि हो, दोनों में वृद्धि हो। अच्छा, टेक्नोलॉजी के आइए, मैं आप दोनों हैं हमारे गेस्ट, कुछ युवाओं ने भी अपने विचार साझा किए हैं कि स्वामी जी का जो विचार है उनके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। आइए उनको देखते हैं। विवेकानंद जी के लिए युवा देश के ढांचे होते हैं, और अगर देश का भविष्य किसी के हाथ में है तो वो हमारे युवा हैं। इसीलिए हमारे युवाओं को सशक्त होना चाहिए। He used to say that where science ends, philosophy begins, and where philosophy ends, spirituality begins. So youth need to have a scientific temperament with spirituality so that we can achieve all the sustainable goal in the society. स्वामी विवेकानंद जी ने हम महिलाओं के उत्थान के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए कहा था कि इन्हें खास करके खेलकूद और व्यायाम में ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान देना चाहिए, आधुनिकता को अपनाना चाहिए, आधुनिक विज्ञान को अध्ययन करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के विषय में कहा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र निर्माण करे, व्यक्तित्व का निर्माण करे और अपने स्व को पहचानने वाली हो। स्वामी विवेकानंद जी ने विद्यार्थियों के लिए 3 गुणों की व्याख्या की है: कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और मेमोरी, स्मृति। स्वामी विवेकानंद हमेशा से युवाओं के अंदर प्रेरणा का संचार करना चाहते थे, क्योंकि देश के विकास के लिए युवाओं के अंदर प्रेरणा होना अति आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे विश्व के कल्याण के लिए काम करें, व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत प्रयासों के अनुरूप वो अलग से विश्व के प्रति भी प्रयास करें। उन्होंने योग को 4 रूप में विभाजित किया, 4 रूप में उन्होंने बांटा: ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। तो आपने जैसे देखा ही कि युवा भी आज के दौर में स्वामी जी को फॉलो करना चाह रहे हैं, और करना भी चाहिए। और ख़ासतौर पर युवाओं के बीच में शिकागो में जो उन्होंने धर्म महासभा में जो बातें रखी थी चिराग जी, वो आज भी बहुत ही ज़्यादा हमें आकर्षित करता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि शिकागो में उनका बोला हुआ एक एक शब्द पूरे दुनिया को भारतीय दृष्टिकोण और खासतौर पर सनातन धर्म का दृष्टिकोण जो है कि सनातन धर्म कैसे सब जीवों को एक साथ देखता है, उस पर प्रभाव डाला था। कुछ शिकागो की ऐसी बातें जो आपको लगता है कि रोचक है और हमारे खासतौर पर युवा जो हमारे देख रहे हैं उन पर असर करेगा, आप बताएं। लुईस बर्ग नाम की एक लेखिका थी, उन्होंने रिसर्च किया, सबकी डायरीज वगैरह खंगाली, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद वो शब्द बोलने वाले चौथे व्यक्ति थे। और उन्होंने फिर ऑडियंस में ऐसे लोगों से पूछताछ शुरू किया, तो उनके अनुभव में आया कि
कि ये लोगों को जब पूछते थे कि भाई ऐसा स्वामी विवेकानंद ने बोला तो आपको क्यों ऐसा लग गया कि आप खड़े हो गए, ताली बजाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब वो बताते हैं कि मुझे ऐसा अंदर से हृदय से ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरा ही कोई भाई मुझे पुकार रहा है। कोई बोल रहा है कि मेरे से गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। कोई बता रहा है कि मैं तो खड़े होकर बस उनकी आभा को ही निखारते रह गया, ऐसा बता रहे थे। और ये किन परिस्थिति में उन्होंने सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ये भावना जगी कि जब उनको वहाँ पर 3 महीना, जब वो पहुँच गए थे 3 महीना पहले से ही, कुछ समय पहले ही, और वहाँ पर लोगों ने उनका यानी बहुत सारा अपमान भी किया है, उनको निग्रो किया है, निग्रो कहते हुए भी बुलाया है, और अपने द्वार पे खड़े होने से उनको मना भी किया है। और ऐसी स्थिति में उन लोगों के जो पराये देश भी हैं, पराई भूमि हैं, परंतु उनके लोग हैं, उनके बीच में बात रखनी है, उनको स्वीकार करते हुए ये बात रखी। यानी उन्होंने जो बात बोली थी वो हृदय से बोली थी। और ये हृदय की बात कहीं न कहीं लगी जाती है। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो स्वामी जी के जो वन लाइनर जो था, जो कि दिल को छूने वाला था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि अगर आप मतलब डर गए या आप पराजय का भाव खुद ही स्वीकार कर लीजिए तो फिर आप जीवित नहीं हैं, आप मृत हैं। और जैसा कि चिराग जी ने कहा भी कि कितने अपमान सहे उन्होंने, बस उनके मन में था कि अगर 2-3 मिनट भी मिल जाए तो मैं भारत के दृष्टिकोण को सामने रख दूं। ये बहुत ही बड़ी मतलब मेरे लिए, आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि अपमान से घबराना नहीं है। तो कैसे मानते हैं कि ये इन घटनाओं को युवा जो हैं वो अपने जीवन में लेकर एक विकसित भारत को वो आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हम पहले ही बोले आपसे कि उनका जो सीखने का ललक था, शिक्षा के बारे में भी उनका विचार ये था कि हमारा शिक्षा ऐसा हो जो मौलिक हो, हम विद्यार्थियों को मौलिक सोचने का प्रेरित करें। प्लस जो चीज़ें थी कि युद्ध को वो कभी नहीं कहते थे कि डरना नहीं चाहिए, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वो गृहस्थ में जो लोग थे उनके लिए स्पष्ट कहते थे कि तुम्हारा ये पूरा जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है और तुमको युद्ध करना होगा, युद्ध को जीतना होगा। युद्ध का मतलब मारपीट नहीं था, युद्ध का मतलब था कि जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं आप उससे पीछे मत हटिए, आप उन चुनौतियों का सामना कीजिए। तो उनका कहना था कि जब संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष का मतलब है कि जो भी समस्या है उससे पीछे मत मुड़िए, बिल्कुल, और विश्वास बनाए रखिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर मृत्युंजय जी कि संघर्ष करना है, ज्ञान को बढ़ाना है और बुरे परिस्थितियों का सामना करके उससे विजय प्राप्त करनी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी इस विषय में काफ़ी युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनके हर एक संबोधन में वो युवाओं को प्रेरित करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहीं न कहीं उनके मन में है कि अगर भारत का युवा जागेगा तो भारत का भविष्य एक बहुत ही खूबसूरत दिशा में आगे बढ़ेगा। अब युवाओं को आगे तो बढ़ना है, सब पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और हर चीज सीख रहे हैं। भारत के युवा हर चीज सीख रहे हैं और अच्छे से अपनी जो है पहचान, धमक जो है वो वैश्विक स्तर पर दे भी रहे हैं। लेकिन विचार अगर ना बने, उनके अंदर में वो नहीं कहते, एक आत्मशक्ति ना बने, एक मान अपमान सहने की ताकत ना हो,
तो एक छोटा सा भी झटका लगता है और वो बिखर जाते हैं। तो स्वामी जी के जीवन में कोई ऐसा प्रसंग अगर आपको याद हो जो प्रेरक हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, तो चिराग जी आप कुछ बताइए। स्वामी विवेकानंद जब यानी अमेरिका और विदेश भ्रमण पे थे, और उस समय जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे, किसी के वहाँ निवास पे गए हुए थे, और रात में पहला ही दिन उनका शयनता था, तो अच्छा एक वेल फर्निश उनका कमरा होता है, एक लेडी हैं, वो उनको वहाँ पर सारा व्यवस्था समझा रहे हैं, और समझाने के बाद बता रहे हैं कि कुछ दिक्कत हो तो हमको बुला लीजिएगा। सारा हो जाता है, सुबह का समय होता है, स्वामी जी एक तरफ बैठे हुए हैं, वो लेडी अंदर आती हैं और देखते हैं कि स्वामी जी खड़े हुए हैं, और उनके जो तकिए थे जहाँ पर उनको सोने के लिए दिया था वो गीला था। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ स्वामी जी, कि कल रात को आपको नींद नहीं आई, ये तकिया गीला क्यों है? यानी उनकी आंखें जो हैं वो अश्रु से भरी हुई थी। तो गद्दा अच्छा नहीं लगा क्या, हमको बताते। तो सारा कुछ वो बता रहे। तब वो बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि माँ, आपने तो व्यवस्था बहुत पूर्ण रूप से दिया था, परंतु आज की स्थिति में मेरे भारतवासी जो हैं, जो गरीब हैं, जो पतित हैं, वो किस अवस्था में जी रहे हैं वो मैं स्मरण कर रहा हूँ। और ये तकिया जितना मुलायम है, गद्दा जितना मुलायम है, उतना ही मुझे चुभ रहा है। यानी भले ही वो वहाँ पर गए, प्रसिद्धि मिली, परंतु उनका जो उद्देश्य था कि भारत के लिए मुझे कुछ करना है और विश्व को भारत के लिए फिर से एक गौरव अनुभव हो, नेतृत्व करने वाला भारत बने, ऐसा एक विज़न लेते वो वहाँ पर गए थे। तो आप बिल्कुल मतलब सही कह रहे हैं कि आज का भी अगर हम वर्तमान समय देखें तो पूरे विश्व में भारत का दृष्टिकोण जो है ना, उसकी कीमत बढ़ गई है। स्वामी जी भी इस बात को बोलते थे कि गुलामी से बड़ा कोई कष्ट नहीं है, कि ये जो हमारा देश है वो स्वतंत्र होना चाहिए। आखिर कौन कौन सी ऐसी कमियां थी, आप चूंकि इतिहास शिक्षक हैं, जिनको स्वामी जी ने खास तौर पर बताया कि इन कमियों को दूर नहीं करोगे तो फिर विकास नहीं कर सकते हैं? जैसे एक तो सबसे बड़ा चीज़ जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, चूँकि देश की आबादी में सबसे बड़ी हिस्सा हिंदुओं का था, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो धर्म है वो रसोई घर में पहुंच गया है। रसोई घर के बर्तन हमारे जो हैं वो उपास्य देवता हो गए हैं, और हमारा मंत्र हो गया है मत छुओ। अच्छा, हाँ, कि मत छुओ, कुछ भी मत छुओ। तो वो उनका मानना था कि जब तक हम इस जाति भेद से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनका मानना था कि हमें वर्णाश्रम व्यवस्था की तरफ लौटना होगा, जहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये चारों वर्ण जन्म के आधार पर नहीं थे, कर्म के आधार पर। जो जैसा काम करेगा वैसा उसका होगा। और आज का जो दुनिया है, अगर हम देखें आधुनिक दौर में, तो प्रायः यही चल रहा है। तो किसी सैनिक से कोई नहीं पूछता है कि आपका वर्ण क्या है, बिल्कुल, या किसी शिक्षक से नहीं पूछता है कि आपकी जाति क्या है। वो काम के हिसाब से लोग होते हैं, और उनका मानना था कि हमें इस वर्णाश्रम व्यवस्था को मजबूत करना हो। बिल्कुल, और ये कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और शायद यही कारण है कि भारत में लोग आज जो है ये जातिगत विचार या धर्म के आधार पर जो टकराहट है इसको दूर करना चाहते हैं। गुरु शिष्य का संबंध, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी का, तो गुरु के दृष्टिकोण में शिष्य में क्या गुण होना चाहिए कि वो आगे बढ़े जैसे स्वामी जी बढ़े? यानी ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का सन्यास से पहले का नाम नरेंद्र था। इन दोनों का प्रसंग बहुत सुंदर है। यानी जो पहली बार उनका मिलन भी होता है तब भी, यानी स्वामी विवेकानंद के प्रति जब वो नरेंद्र के रूप में आता है, क्योंकि ये तो था तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मेमोरी शार्प है, और वैज्ञानिक रूप से वो तथ्य के साथ में बात करने वाला ऐसा युवा था। और आपने मुझे कुछ विषय बता दिया है, मैं सीधा मानूंगा नहीं, उसको परखूंगा, जांचूंगा और लोगों से पूछूंगा, ऐसा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद था। दूसरा था कि उस समय ब्रह्मो समाज का उनके ऊपर में एक विचारधारा में वो चल रहे थे, तो मूर्ति पूजा में नहीं मानने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे। और ठाकुर आप देखें तो उनका तो अक्षरशः उनकी शिक्षा हुआ नहीं था, जो भी था वो अनुभूति से चलते थे। साथ ही साथ वो तो भाव से बातें करते थे और प्रेम से बातें करते थे। स्वामी वाले व्यक्ति को कैसे अपना बना रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व था। तो ये दोनों का जब एक साथ जुटाव होता है तो ठाकुर
स्वामी विवेकानंद को यानी नरेंद्र को एक कमरे में लेके जाते हैं, दूसरी जो भेंट होती है उसमें, कि तुमने इतना देर कर दिया, ये भावधारा के साथ में वो बोलते हैं और नरेंद्र को अंदर तक छू जाता है। शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि हर युवा में वो नरेंद्र को ढूंढे और नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाए। आप कौन से ऐसे कुछ बातें? जैसे स्वामी जी को युवकों के क्षमता पर बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि हमारे जो युवक हैं जी, वे अपने आप में पर्याप्त हैं कि वो अपना विकास कर सकते हैं। इसमें गुरु कहाँ आते हैं? तो गुरु का रोल दो ही जगह, एक तो है कि उनको मौलिक रूप से सोचने के बारे में बताएं कि आप मौलिक चिंतन करें, प्रश्न पूछें और प्रश्न को खोजने का प्रयास करें। गुरु का काम है कि उन प्रश्नों के उत्तर तक उनको लेके जाएं। जैसे स्वामी नरेंद्र जो हैं वो बार बार प्रश्न पूछते थे। और दूसरा एक स्वामी जी का खासियत था कि अगर कभी किसी तरह का भूल हुआ तो वो उससे कभी ये नहीं होता था कि भूल हो गया, वो उसको भी उतना ही हंस के स्वीकारते थे और अपने भूल के बारे में भी तुरंत क्षमा प्रार्थी होते थे जी। एक बार जब वो विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, उनसे संस्कृत में एक शब्द गलत बोले, विद्वानों ने हंसी उड़ा दी, वो तुरंत क्षमा मांगे, मुस्कुरा के कहे कि ये गलती है, ये बड़ी बात है, हमको क्षमा कर दीजिए। और सामने जितने लोग थे वो सब भौचक्के रह गए कि मतलब इतना विनम्र है। देखिए विनम्रता तो आपने बिल्कुल सही कहा है। और जैसे कि कोई गलती हो तो क्षमा मांग लेना भी बहुत बड़ी बात है। और शायद यही सब वो चीज़ें हैं, मैं दर्शकों के साथ ये साझा करना चाहूँगा कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है ना, उसकी छोटी छोटी बातें, सरलता, सहजता, सीखने की ललक, दूसरों के प्रति स्नेह, हर जीवों के प्रति स्नेह, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही वो गुण थे जो स्वामी विवेकानंद जी में कूट कूट कर भरा था। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम सब भी, मैं जो गार्जियन हूँ, मैं उनका भी आह्वान करता हूँ कि वो अपने बाल बच्चों में स्वामी विवेकानंद के उन गुणों को भरने की कोशिश करें। और जो युवा सुन रहे हैं वो उनको पढ़ें, सुने और उनको अपनाने की कोशिश करें। और जो लगे कि आपके जीवन में बदलाव कर सकता है, उनको लेकर आप आगे बढ़ें। निश्चय ही भारत जो है विकसित हो पाएगा अगर युवा इस तरह से साथ रहेंगे। तो आज स्वामी विवेकानंद जी के जिस जन्म दिवस पर हमारे अतिथि आए और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें इस ईमेल पर जरूर बताएं। और आप भी युवा सोच और युवा उमंग के साथ आगे बढ़ें। और मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को दें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।